हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2018 का लीनियर अलजेब्रा का पार्ट सी सॉल्व करेंगे। मेरे पास बुकलेट कोड ए है। क्वेश्चन नंबर 72 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज लेट एम इज़ दिस मैट्रिक्स एंड B1 इज़ दिस कॉलम वेक्टर एंड B2 इज़ दिस कॉलम वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 में वो कहता है बोथ द सिस्टम एम एक्स इज इक्वल टू B1 एंड एम एक्स इज इक्वल टू B2 आर इनकंसिस्टेंट। बोथ द सिस्टम्स एम एक्स इज इक्वल टू B1 एंड एम एक्स इज इक्वल टू B2 आर कंसिस्टेंट। दिस सिस्टम एम एक्स इज इक्वल टू B1 माइनस B2 इज कंसिस्टेंट। दिस सिस्टम एम एक्स इज इक्वल टू B1 माइनस B2 इज इनकंसिस्टेंट। तो हमें इससे पहले ये जानना होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंटी का क्या मतलब होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका सोल्यूशन होगा सिस्टम का। इनकंसिस्टेंटी का मतलब होता है कि उसका सोल्यूशन नहीं होगा। कंसिस्टेंट मीन्स ये यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि उसका सोल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट होंगे। हमें सिर्फ इस बात तक है कि उसका सोल्यूशन है या नहीं है। अगर है तो कंसिस्टेंट, अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ओके, तो हम इसे रैंक मेथड से करेंगे। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं इसे सॉल्व करने के, हम रैंक मेथड से करेंगे। तो वो मेथड क्या होता है, सिस्टम जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। एक मैट्रिक्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। बी जो ये कॉलम वेक्टर होता है, अगर ये इक्वल हो तो कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होता है। ओके, तो हमें यहाँ दोनों सिस्टम पर पता करना है। एम एक्स इज इक्वल टू B1, एम एक्स इज इक्वल टू B2। तो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिखता हूँ एम, उसकी एंट्रीज लिखता हूँ 2 0 3 2 0 -1 -2 0 1 0 -1 3 4 0 0 1 0 4 4 4 1 1 1 0 1 1। और हमें जो ऑपरेशन लगाने हैं वो इन पर भी लगाएंगे हम साथ में ही। तो इसका मतलब मैं इसको भी साथ में ही लिख लेता हूँ। जो ये वाला मैट्रिक्स एम है, यहाँ पर B1 लिखूँगा, यहाँ पर B2 लिखूँगा मैं। जो B1 की एंट्रीज हैं वो कितनी है 5 1 1 एंड 4। B2 की एंट्रीज कितनी है 5 1 3 एंड 3। ओके, तो यहाँ से मुझे इसको ज़ीरो बनाना है पहले। तो मेरे पास ऑपरेशन क्या होगा, R4 पर ऑपरेशन R4 माइनस 2 टाइम्स R4 माइनस R1। इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास ये तो इतना ही रहेगा 2 0 3 2 0 -2। ओके, अब मैं अभी ऊपर वाली एंट्रीज नहीं लिखूँगा क्योंकि हमें आगे भी ऑपरेशन लगाने हैं, हम यहीं पर लगा देंगे। तो मुझे ये ऑपरेशन लगाना है, तो ये वाला ज़ीरो आ जाएगा एंट्री। इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें से माइनस किया तो ये वाला 2 आ जाएगा। इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसमें से माइनस किया, -1 आएगा। इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 0 आएगा, इसमें से माइनस किया -2। इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने, इसमें से माइनस किया 2। इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन की और इसमें से माइनस किया तो ये -4 आए +4 आएगा, +4 आएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 4 × 2 8, 8 की -5 इन इक्वल टू 3, 8 - 5 इज इक्वल टू 3। इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 6, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम अगला ऑपरेशन लगाते हैं। वो ऑपरेशन क्या होगा, अब हमें इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है। इसको कहाँ से ज़ीरो बनाएंगे, यहाँ से ज़ीरो बनेगा। ये यहाँ से ज़ीरो बनेगा। मेरे पास आएगा R4 में चेंज R4 -2 टाइम्स R2। ओके, तो ये वाली एंट्री तो वैसे ही रहेंगी 0 -1 3 4 1 1। R4 -2 टाइम्स R2 R4, दिस -2 टाइम्स दिस 0। ओके, 2 -2 टाइम दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। ओके, और अगले में -1 -0 -1 नहीं रहेगा। अगले में -2
यहाँ पर आ जाएगा -2 + 2, यहाँ पर 0 आएगा। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा 2 - 6, यहाँ पर 2 - 6, यहाँ पर -4 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा 4 - 8, यहाँ पर भी -4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 3 - 2, यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर 1 - 2, यहाँ पर -1 आएगा। ओके, तो चलिए अगला ऑपरेशन जो लगाना है वो हम अगला मैट्रिक्स बनाकर ही लगाते हैं, वरना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अगला जो ऑपरेशन है वो लगाते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ओके, यहाँ से R4 पर ऑपरेशन लगाते हैं, R4 + R3। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा 2 0 3 2 0 -2 0 1 0 -1 3 4 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0। इनकी एडिशन भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये आ गया। और यहाँ पर मेरे पास कितना बनेगा 5 1 1, इनकी जो ऐड करेंगे वो 2 बनेगा। यहाँ पर बनेगा 5 1 3, इनको ऐड करूँगा तो कितना बनेगा, ये भी 2 बनेगा। ओके, तो यहाँ से अब मुझे ये एक सब मैट्रिक्स मिल गया M का, जिसका ऑर्डर रैंक कितना है 3 है, मतलब ये जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, 3/3 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब इसका रैंक कितना है 3 है। अब रैंक ऑफ M ऑगमेंटेड B1 देखता हूँ, ये वाला B1 है, ये वाला B2 था। इसको अगर मैं इसके साथ लगाऊँ तो ये वाला और ये वाला मिलकर एक नॉन जीरो 4/4 मैट्रिक्स बना देंगे। तो इसका जो रैंक है वो कितना आएगा 4 आएगा। इसी तरह से ये वाला फर्स्ट 3 रो और ये वाली रो मिलकर एक नॉन जीरो मैट्रिक्स बना देंगे ऑफ ऑर्डर 4/4 का। तो रैंक ऑफ M ऑगमेंटेड B2 है जो, वो भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ से रैंक ऑफ M है जो वो 3 आ रहा है और रैंक ऑफ M ऑगमेंटेड B1 4M, रैंक ऑफ M ऑगमेंटेड B2 भी 4 है। हमने शुरू में क्या किया था भी रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B होना चाहिए, तभी कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ से इसका रैंक इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वाला जो बात है वो गलत है, ये कंसिस्टेंट नहीं, सॉरी ये वाला सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट के लिए होता है इक्वल आना, नॉट इक्वल आना मतलब इनकंसिस्टेंट, ये नहीं इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, ये वाली सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पर इसका और इसका रैंक है जो, इसका और इसका रैंक है जो, ये भी इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बोथ दी सिस्टम्स आर इनकंसिस्टेंट, पहली ऑप्शन सही है। यहाँ से सेकंड ऑप्शन है जो वो गलत हो गई। अब ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं। ओके, जो 3rd नंबर ऑप्शन है, 3rd और 4th नंबर ऑप्शन, वो भी मैं यहीं से करूँगा। ये जो मैंने मैट्रिक्स निकाला है ना यहीं पे, यहीं से मुझे दोबारा ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं। ये वाला मेरा M मैट्रिक्स था, उसमें वो से मुझसे क्या पूछता है, उसने पूछा है 3rd ऑप्शन में रैंक दी सिस्टम MX इज इक्वल B1 - B2 इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, तो हम B1 को B2 से माइनस ही करना है हमें। M का तो रैंक हमें पता ही है कितना है 3 है, इन दोनों को माइनस ही करना है। B1 - B2 कितना आता है 5 - 5 0 1 - 1 0 1 - 3 कितना आएगा -2 2 - 2 0। ओके, तो हम अब इसको देखते हैं, इसका और इसका रैंक, मतलब जो लास्ट वाली रो है इसमें सभी एंट्रीज 0 हैं, यहाँ पर भी 0 है, तो इसका रैंक कितना है, M का रैंक कितना है 3 है। तो रैंक ऑफ M ऑगमेंटेड J जो है, जी को वेक्टर बनाए, इसका रैंक कितना आएगा 3 आएगा। रैंक ऑफ M कितना है 3 है, एंड रैंक ऑफ M ऑगमेंटेड B1 - B2 ये कितना आ गया, ये भी 3 आ गया, दोनों ही सेम आ गए ना। रैंक ऑफ M इज इक्वल टू रैंक ऑफ M ऑगमेंटेड B1 - B2, तो इसका मतलब सिस्टम क्या है कंसिस्टेंट है, मतलब इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 3rd है वो सही होगी, 4th नंबर ऑप्शन इज़ रॉन्ग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या करना है, लेट क्या दिया गया है, लेट m इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिवन डेट 1 इज एन ईगन वैल्यू ऑफ m, देन विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट. Option number 1 is the minimum polynomial of m is this, and option number 2 is minimum polynomial of m is this, and option number 3 is m is not diagonalizable. इसी थोड़ा इसको ध्यान रखना होता है. m इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू m माइनस 3 आयोटा. और इसके सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले तो हमें इस मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल पता करनी होगी, तभी हम मिनिमम पॉलिनॉमियल के बारे में कुछ कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो हमें इसकी ईगन वैल्यूज पता करनी पड़ेंगी. हम इसकी ईगन वैल्यूज, एक ईगन वैल्यू तो उसने 1 दी है, दूसरी वाली 2 ईगन वैल्यूज को हम अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं. तो हमें पता है ईगन वैल्यूज का जो सम होता है वो इक्वल टू होता है ट्रेस. ट्रेस कितनी है, -2. ये वाली इक्वेशन नंबर 1 होगी. और ईगन वैल्यूज़ की जो प्रोडक्ट होती है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू 1, वह क्या होता है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट. और इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, यहाँ से 1, पहली रो के साथ मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1 -4 प्लस 1 -8 प्लस 8 प्लस 1 2 प्लस 2. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, -8, ये वाला 0 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू -4. तो यहाँ से क्या आया, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया -4, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया -3 यहाँ से. ओके, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ, इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी -3 माइनस बीटा. इस वाली वैल्यू को मैं इसमें डालता हूँ तो क्या बनेगी, बीटा इंटू -3 माइनस बीटा इज इक्वल टू -4. माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर दूंगा मैं दोनों तरफ. तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 इंटू बीटा प्लस 3 यहाँ पर 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो ये वाली क्वाड्रेटिक आ जाएगी बीटा स्क्वायर में, बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा -4 इज इक्वल टू 0. यहाँ के रूट क्या बनेंगे, बीटा -1 बीटा -4 इज इक्वल टू 0. ये वाला एडिशन का होगा, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 1 और -4 आ जाएगा. देयरफॉर इन दोनों में से या इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ डालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 और -4 ही आएगी. तो इसका मतलब ईगन वैल्यूज़ क्या होगी, 1 1, क्योंकि 1 तो पहले दी है, एक यहाँ से आ गई 1, एक -4 आ गई. तो ये वाली इसकी ईगन वैल्यूज होगी. देयरफॉर करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या होगी m की, करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ m इज इक्वल टू x - 1 रेज़ टू पावर 2 x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1. ओके, तो ये है. हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते कि मिनिमम पॉलिनॉमियल जे होगी या जे होगी, हमें कुछ नहीं पता चला. तो ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं. थर्ड पर उसने कहा है m इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल. डायगोनलाइजेबल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ईगन वैल्यूज की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी पता करनी होती है. अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाए सभी ईगन वैल्यूज़ की, तो वो डायगोनलाइजेबल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता. तो यहाँ पर हम 1 की जो 4 की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4, ये तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 की इक्वल है ही. अब हमें पता करना है ये 1 की जो ज्योमेट्रिक अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है. हमें पता करनी है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, ये कितनी होगी. तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू होती है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस 1 इंटू आई. यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कितने हैं 3, माइनस रैंक ऑफ a माइनस, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, a मेरे पास दे दिया गया है, -1 करना है, 1 - 1 0 -1 1 2 0 4 -2 1 -5. तो इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास 2 आएगा
देखते हैं इसको एक्सपेंड करके, इसके R1 के साथ एक्सपेंड करते हैं। पहले तो 0 माइनस यहाँ पर +1 आएगा, 2 × -5 -10 -2 × 4 8 +1 यहाँ से 1 × 2 2 -0, तो ये वाला 10 -10 + 8 -2 यहाँ से +2 = 0। तो यहाँ से 3/3 का तो इसका ऑर्डर नहीं है, मतलब रैंक नहीं है 3, तो इसका रैंक नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, ये 0 है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका रैंक 3 से छोटा होगा। तो ये हमें एक सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका रैंक कितना हो गया 2। तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 1। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितनी आई है 1, बट इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी सी 2 थी, तो इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन सही है। ओके, तो अब यहीं से हम ऑप्शन नंबर 1 और 2 पर फिर से आते हैं। ओके, तो वो नॉट डायगोनलाइजेबल आया है। अगर वो डायगोनलाइजेबल होता, वो नॉट डायगोनलाइजेबल आया, अगर हम सपोज करें अगर जे वाली उसकी मिनिमम पॉलिनोमियल है, अगर नंबर 1 उसकी मिनिमम पॉलिनोमियल है, अगर नंबर 1 उसकी मिनिमम पॉलिनोमियल है, ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए कर रहा हूँ, फॉर ऑप्शन नंबर 1, अगर ये वाली उसकी मिनिमम पॉलिनोमियल है x-1⁻1 x-4⁻1, तो उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पर मैं 1 की पार्टीशन करनी है फॉर इगन वैल्यू 1 के लिए = 1 की पार्टीशन 1 नहीं होगी। ओके, सॉरी, ये हम करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से करते हैं। करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहाँ बनाई थी हमने, हाँ ये वाली, यहाँ 2 की पार्टीशन करनी है। 2 की पार्टीशन एक तो 2 हो जाएगी, दूसरी 1 + 1 हो जाएगी। ओके, इसमें से हमें वो वाली सिलेक्ट करनी होती है जो मिनिमम पॉलिनोमियल में उस फैक्टर की पावर है उसको कंटेन करती हो। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1 है, तो ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब उसमें 1/1 के 2 ब्लॉक्स होंगे फॉर इगन वैल्यू 1 के लिए। ओके, 4 के लिए तो यहाँ पर 1 है और जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वहाँ भी 1 है, तो एक ही ब्लॉक 1 0 0 0 1 0 0 0 4, ये वाली उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी अगर जे उसकी मिनिमम पॉलिनोमियल है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ये वाला तो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, तो ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो गया। तो इससे हमने यहाँ पर क्या किया था, ये नॉट ए डायगोनलाइजेबल है, तो यहाँ से ये वाली मिनिमम पॉलिनोमियल नहीं हो सकती उस मैट्रिक्स की, ये वाली ऑप्शन गलत होगी और ये वाली सही होगी। ओके, तो अब ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं। 4th नंबर ऑप्शन के लिए क्या करते हैं, हमारे पास करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आई थी, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आई थी x-1⁻2 x-4, या फिर हमें पता ही है, साफ़ ही पता है जो इसकी इगन वैल्यूज कितनी बनी थी 1 1 -4 बनी थी, तो मैं ऐसे लिख दूँगा। चलिए यहीं से कर लेते हैं, x² -2x + 1 x-4 = 0, ये वाली करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको इसके साथ करेंगे x³ -4x², जो इसके साथ -2x² -2x² + 8x + x -4 = 0, तो यहाँ से क्या आएगी x³ ये वाला ऐड हो जाएगा 6x² + 9x -4 = 0। तो हमें एक थ्योरम पता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। वो थ्योरम क्या थी, जो हर एक मैट्रिक्स है वो अपनी ही करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हम जब m डालेंगे ये = 0 आ जाएगा, m³ -6x m² + 9m -4 × i = 0, ये करेक्ट बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम है। तो यहाँ से हमें पता है m इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी जो सभी इगन वैल्यूज़ थी वो नॉन जीरो थी, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। m इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हम m इनवर्स यहाँ से हम इसको एक तरफ लिख लेते हैं, m इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं, ऑपरेट m इनवर्स ऑन बोथ साइड। यहाँ से क्या आएगा m² आ जाएगा -6m + 9 × i, इसको अलग 4 × m इनवर्स = 0।
अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। 4 इंटू एम इनवर्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इंटू वाई। एम इनवर्स इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4 एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इंटू वाई। ओके, तो यहाँ से ये बनेगा 1/4 इंटू एम माइनस 3 आयोटा की स्क्वायर एम इनवर्स है, जितना बन जाएगा। ओके, हाँ ये इतना बन जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 है जो, वो भी गलत होगी। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 74 क्वेश्चन में क्या कहता है वो, लेट ए बी एन रियल मैट्रिक्स विद करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 1/3, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो। ऑप्शन नंबर 1 में वो कहता है ए इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल। सेकंड नंबर ऑप्शन इज इफ द मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ ए इज x माइनस 1/3 देन ए इज डायगोनलाइजेबल। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/3। And option number 4 is if A has exactly 2 Jordan blocks then A minus then यहाँ पर then है A minus I raised to power 2 is diagonalizable। ओके, तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो हमारा यहीं से गलत हो जाएगा। इज नेसेसरी डायगोनलाइजेबल, वो कहता है नेसेसरी डायगोनल। अगर हम ए को ये ले लें 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1। ओके, तो इसकी जो ईगन वैल्यूज हैं वो 1 1 में है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी x माइनस 1/3 होगी। ये वाली सही है। तो यहाँ से ये वाला डायगोनलाइजेबल तो नहीं है। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 है जो वो गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन पर आते हैं। इफ़ मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ ए इज दिस देन ए इज डायगोनलाइजेबल। अगर ये वाली मिनिमम पॉलिनोमियल है, अगर ये वाली मिनिमम पॉलिनोमियल है तो हम इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं। जॉर्डन कैनोनिकल 3 की हमें पार्टीशन करनी है और करेक्टरिस्टिक ईगन वैल्यू 1 इक्वल टू 3 की पार्टीशन क्या होगी 3 होगी, 2 + 1 होगी, 1 + 1 + 1 होगी। इसमें से हमें इस कलेक्शन में से हमें वो वाली पार्टीशन चूज़ करनी है जो मिनिमम पॉलिनोमियल में इस जो ये ईगन वैल्यू का फैक्टर बनता है उसकी पावर है। ओके, तो यहाँ पर क्या पावर है उसकी 3 है, तो हमें वही वाली इसमें से सिलेक्ट करनी है, इसमें कलेक्शन में से जिसमें 3 इंक्लूड हो। तो इसमें 3 है, ये वाली सिलेक्ट होगी, ये दोनों रिजेक्ट होगी। तो हमारे पास इससे क्या पता चलता है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में एक जॉर्डन ब्लॉक होगा ऑफ ऑर्डर 3 का फॉर ईगन वैल्यू 1 के लिए 3/3 का ब्लॉक होगा 1 0 0 0 1 1 0 0 1 ये वाला। ओके, तो अब हमें पता है अगर ए डायगोनलाइजेबल होगा तो उसकी जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगी वो भी डायगोनलाइजेबल होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है 1 1 1 उसकी ईगन वैल्यूज़ हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, चलो वो तो सेम ही होती है उसके साथ, इक्वल टू x माइनस 1/3। ओके, तो हम डायगोनलाइजेबिलिटी पता करने के लिए हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। यहाँ पर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है जो 1 की वो कितनी है 3 है, बट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है जो 1 की वो कितनी आती है n माइनस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स j माइनस 1 जो ईगन वैल्यू है इंटू आई इज इक्वल टू n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक, इसका रैंक मैं यहाँ पर निकालता हूँ 1 j माइनस आई है, यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है जो इसका रैंक है वो 3 तो नहीं है, 2 इसका रैंक है, 2 आ गया, इसका मतलब 1 आ गया। इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आई है और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 थी, तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये डायगोनलाइजेबल तो नहीं है। ठीक, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब थर्ड नंबर ऑप्शन पर चलते हैं। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर इज़ दिस। यहाँ से हमें पता है ए की ईगन वैल्यूज़ क्या हैं, ईगन वैल्यूज़ ऑफ ए 1 1 1 है। दिस इम्प्लाइज ईगन वैल्यूज़ होंगी जो ए स्क्वायर की वो कितनी होगी, वो भी 1 स्क्वायर होंगी 1 स्क्वायर होंगी 1 स्क्वायर होंगी, मतलब 1 1 1 ही होंगी। तो इसका मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी इज इक्वल टू x माइनस 1/2 3। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ
कम ऑन टू दी ऑप्शन नंबर 4। इफ़ ए हैज़ एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स, अगर उसमें 2 जॉर्डन ब्लॉक हुए ए मैट्रिक्स में, ओके यही वाला हमारा मैट्रिक्स बनाया था ना, यही उसमें 2 जॉर्डन ब्लॉक्स हो गए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसमें 2 जॉर्डन ब्लॉक हुए वो ऐसे होंगे ना, तो ए हमारा कैसा बनेगा, ऐसा 1 1 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें एक ब्लॉक जे बनता है और एक जे बनता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी यही है। तो ये मैट्रिक्स है। तो जहाँ से हमें पता करना है a-i⁻² इज़ डायगोनलाइजेबल, अगर उसमें 2 जॉर्डन ब्लॉक्स हुए तो ये वाला डायगोनल। इसमें हम देखते हैं a-i कितना आता है, a-i कितना आता है यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ये आएगा। तो यहाँ पर इसकी स्क्वायर करने पर हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि डायगोनलाइजेबल होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रू। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 लेट P3 बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स विद द रियल कोएफिशिएंट्स एंड डिग्री एट मोस्ट 3। कंसिडर द लीनियर मैप T फ्रॉम P3 टू P3 डिफाइंड बाय T ऑफ Px इज इक्वल टू P ऑफ x प्लस 1 प्लस P ऑफ x माइनस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द मैट्रिक्स ऑफ टी मैट्रिक्स क्या होगा जो बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस दिस ऑफ P3 सेटिस्फाई। मतलब जो टी मैट्रिक्स बनेगा इस बेसिस को इस ट्रांसफॉर्मेशन में डालने के बाद उस मैट्रिक्स की हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, t-2i⁻4 0 होगा, पर t-2i⁻3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, t-2i⁻3 इज इक्वल टू 0 होगा, पर t-2i⁻2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। 2 इज़ एन इगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी 4 होगी। चलिए इसे करते हैं। इसे कैसे करना है, हमें जो जिस स्टैंडर्ड बेसिस दिया है इसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन में डालना है। ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है, टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस पी ऑफ एक्स माइनस 1। यहाँ पर टी ऑफ 1 डालना है, पहले 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। टी ऑफ एक्स डालने पर ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा। टी ऑफ एक्स स्क्वायर डालने पर ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2। टी ऑफ एक्स क्यूब जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो डालेंगे तब क्या बनेगा x प्लस 1 की क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 की क्यूब। तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स क्यूब ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 1। तो दूसरी में डालेंगे वो बनेगा x, मैं इसको ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, माइनस 1 माइनस 3x एक्स माइनस 1। ओके, तो ये वाला बन जाएगा, यहाँ पर क्यूब है, ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएंगे 2x क्यूब, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको इनसाइड मल्टीप्लिकेशन करने पर 3x बनेगा, इसको यहाँ पर 3x और यहाँ पर 6x आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास टी मैट्रिक्स क्या बनेगा, वो बनता है, ये मैट्रिक्स हमें ये कॉलम लिखने होते हैं, ये एंट्रीज लिखनी होती हैं। यहाँ पर आएगा 2 0 0, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं 0। फिर दूसरा वाला एलिमेंट लिखेंगे 0 2 0 0, फिर तीसरे वाला एलिमेंट 0, यहाँ पर 2 है 2 0 2 0, यहाँ पर 0 6 0 2, और इसकी ट्रांसपोज होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टी मैट्रिक्स क्या आ गया 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 6 0 2। तो ये वाला हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वही इसकी इगन वैल्यूज होती हैं, यहाँ से हमें इसकी करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी होगी वो कितनी होगी
x माइनस 2^4। तो जहाँ से ऑप्शन नंबर 4 है जो वो तो सही हो गया। 2 इज़ एन इगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी 4। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट ये भी गलत हो गया। डिटर्मिनेंट 0 होता है अगर एक इनमें से एक इगन वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, तभी डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन भी गलत होगी। तो सेकंड और थर्ड रहेगी। इसमें से देखते हैं, ये वाला तो सही है, t-4 इज इक्वल टू 0 होगा, ये सही है क्योंकि हर जो मैट्रिक्स है वो अपनी करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। ये वाली जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है टी की, तो टी जहाँ पर डालेंगे, जो यहाँ पर t-2 इंटू आई की पावर 4 इज इक्वल टू 0 तो आएगा। पर हमें देखना है t-2y3 नॉट इक्वल टू 0 आता है। चलिए ये देखते हैं क्या करते हैं। जो टी मैट्रिक्स है इसको ध्यान में रखना, टी मैट्रिक्स है वो क्या है, t-2y करना है। t-2y करते हैं, t-2y इज इक्वल टू 0 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स बन जाएगा और इसकी स्क्वायर करने पर हमें दिख रहा है ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इसकी स्क्वायर करने पर ये 0 आ जाएगा। वो बोलता है स्क्वायर करने पर ही अगर 0 आ गया तो क्यूब करने पर तो 0 आएगा ही आएगा। तो वो बोलता है कि ये 0 नहीं होगा। ये यहाँ से गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 77 is defined a real valued function b on r⁻² cross r⁻² as follows. If v is equal to x1 x2, w is equal to y1 y2 belongs to R2, defined b of v w is equal to x1 y1 minus x1 y2 minus x2 y1 plus 4 times x2 y2. Let v naught is equal to 1 0, एक वेक्टर दिया गया है, and let w capital W is equal to v belongs to R2, b of v naught v is equal to 0, then w जो कैपिटल W ये वाला, इस पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इज़ नॉट ए सब स्पेस ऑफ r⁻², इज़ इक्वल टू 0 0, इज़ y एक्सिस, इज़ द लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 1 1। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं इसको, देखिए पहले उसने कहा है इज़ नॉट सब स्पेस ऑफ r⁻²। सब स्पेस की जो प्रॉपर्टी, अगर हमें किसी मतलब सेट को सब स्पेस प्रूव करना तो क्या होती हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो वो क्लोजर होना चाहिए अंडर एडिशन और दूसरा क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर अगर w क्लोजर हुआ अंडर एडिशन और एंड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ये वाला सब स्पेस हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं w में से, वो क्या लेते हैं, एक b लेते हैं, एक लेते हैं u लेते हैं, एक v लेते हैं। तो यहाँ पर हम u क्या ले लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, u वाला ले लेते हैं u1 u2 एंड v वाला u है वो ले लेते हैं b1 b2। ओके, हम आगे क्या करते हैं, हम इनका हम ये देखेंगे कि ये क्लोजर हैं अंडर एडिशन और नहीं नॉट। तो यहाँ पर अगर ये दोनों एलिमेंट्स हमने लिए हैं w में से तो ये वाले होंगे। तो अगर ये w में से हैं तो ये वाले इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, v ऑफ v नॉट इंटू v है जो वो इज इक्वल टू होगा v ऑफ 1 0 u1 u2। तो ये वाला इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो b की जो b की डेफिनेशन है, जो b डिफाइंड किया गया है उसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा, x1 y1 x1 ये वाला हमारा x1 है, ये वाला x2, ये वाला y1 y2, ये वाला x1 x2 y1 y2। इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे u1 ओके माइनस x1 y2 x1 y2 u2 माइनस x2 y1 x2 ये वाला है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आएगा, 4 टाइम्स x2 y2 ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये v ऑफ v नॉट हुई है जो u1 माइनस u2 आ गया। इसी तरह से v ऑफ v नॉट ऑफ ये u था, यो v है, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा v1 माइनस v2। ओके, तो हमें क्लोजर प्रूव करना है।
तो हम क्या करेंगे क्लोज्ड के लिए, वी ऑफ वी नॉट कॉमा यू प्लस वी, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला u प्लस बी है वो भी इसी में जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ से देखते हैं वी ऑफ वी नॉट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 0, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे जब हम इनको ऐड करेंगे वो क्या बनेंगे, u1 प्लस b1, u1 प्लस b1, u2 प्लस v2, ये वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके। तो हम इस पर ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे, बी वाली क्या है ये डेफिनेशन, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये वाला y1, ये वाला y2। ओके, इस पर ये डेफिनेशन लगाएंगे, क्या होती है x1 y1, x1 इंटू दिस u1 प्लस b1 माइनस x1 y2, x1 इंटू दिस u2 प्लस v2 माइनस x2 y1, x2 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आएगा, 4 टाइम्स x2 y2 इसको इसके साथ करेंगे तब भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस b1 माइनस v2। तो जहाँ से हम जो इसकी वैल्यू थी वो डाल देंगे यहाँ से, u1 माइनस u2 कितना था, ये वाला कितना था, v ऑफ b नॉट u प्लस ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा v ऑफ b नॉट v। तो यहाँ से ये क्लोजर अंडर एडिशन तो हो गया, ऐसे ही ये क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। वो कैसे होगा, v इंटू वी नॉट अल्फ़ा इंटू यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे v इंटू बी नॉट अल्फ़ा को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, u क्या कहाँ है, ये वाला है, अल्फ़ा इंटू u1 प्लस अल्फ़ा इंटू u2। यहाँ से देखते हैं यो v1 के कोऑर्डिनेट v नॉट के कोऑर्डिनेट थे वो 1 0 थे, अल्फ़ा इंटू u1 अल्फ़ा इंटू u2, इस पर ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x1 y1 दिस इंटू दिस अल्फ़ा u1 माइनस दिस इंटू दिस अल्फ़ा u2। तो पिछली वाली जो वैल्यू है वो 0 हो जाएंगी, यहाँ से अल्फ़ा बार आ जाएगा, u1 माइनस u2 हो जाएगा, u1 माइनस u2 की वैल्यू कितनी थी, ये वाली अल्फ़ा इंटू बी वी ऑफ वी नॉट u। तो यहाँ से स्केलर ये एडिशन क्लोजर हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। तो यहाँ से ये सब स्पेस तो होगी क्योंकि सब स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर वो बोलता है नॉट सब स्पेस, ये वाली ऑप्शन तो गलत हो जाएगी। ओके, तो चलिए सर अगली ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगली ऑप्शन क्या है, 0 इज़ ये वाली जो सब स्पेस है जी इक्वल टू 0 0 होगी, मतलब उसमें सिर्फ 0 0 एलिमेंट होगा और कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। चलिए हम कोई और एलिमेंट ले देखते हैं है या नहीं है। हम 1 1 लेकर चलते हैं एक एलिमेंट, लेट वी एक एलिमेंट लेते हैं 1 1 बिलोंग्स टू W। अगर ये इसको बिलोंग करता है, ये वाला W को बिलोंग करेगा अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, इस प्रॉपर्टी को, देयरफॉर वी ऑफ वी नॉट वी इज इक्वल टू, अगर ये 0 आ गया तो ये W में होगा, वी ऑफ 1 0 एंड वी ऑफ 1 1 इज इक्वल टू, इस पर हम ये वाली जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करेंगे। x1 ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 1, पीछे वाला जो 0 आ जाएगा, माइनस 4 टाइम प्लस 4 टाइम 0 आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, v ऑफ वी नॉट वी इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर v हमने एक नॉन जीरो वेक्टर लिया था 1 1, तो इसका मतलब जो 1 1 है वो W में होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड गलत होगी। ओके, तो आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इज़ वाई एक्सिस, यो ये वाली है ये सिर्फ वाई एक्सिस होगी। वाई एक्सिस का क्या मतलब है, मतलब वाई एक्सिस ये वाली लाइन होती है वाई एक्सिस, मतलब इस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब इसमें सिर्फ वही वाले पॉइंट्स होंगे जिनमें एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1 हो। ये तो सही से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 1 भी हमने बोला है कि उसमें जा रहा है। ओके, वाई एक्सिस तो तब होती ना अगर
वही वाले पॉइंट्स उसमें होते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ हो, वाई वेरी कर रहा हो। पर यहाँ पर हमने ये भी दिखाया कि 1 पॉइंट भी उसमें बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ से फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही हो गया। 0 और 1 के पॉइंट बीच में जो पास कर रही है वो हमने दिखा दिया है, क्योंकि 1 उसमें है, 0 तो उसमें होगा ही ऑलरेडी। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 78 is consider the quadratic forms q1 is equal to xy, q2 is equal to x square plus 2xy plus y square, q3 is equal to x square 3xy plus 3xy plus 2y square on r raised to power 2. Choose the correct statements from below. q1 q2 इक्विवेलेंट होंगे, q1 q3 इक्विवेलेंट होंगे, q2 q3 इक्विवेलेंट होंगे और ऑल आर इक्विवेलेंट। ओके, तो इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं। क्या होते हैं? पहला रिजल्ट होता है 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट ओवर आर होंगी if they have same rank and index। ओके, सेकंड नंबर रिजल्ट था 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट ओवर सी होंगी इफ दे हैव सेम रैंक ओनली। यहाँ पर हमें सेम रैंक देखना होता है, मतलब आर के ऊपर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो इक्विवेलेंट होंगी अगर उनका रैंक और इंडेक्स सेम होगा, सी के ऊपर वो इक्विवेलेंट होंगी अगर उनका जो रैंक है वो सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले तो इन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के जो मैट्रिक्स हैं वो बनाने हैं। इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा? Q1 का जो मैट्रिक्स है वो कैसे बनता है? एक्स वाई यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर का एलिमेंट इसमें कोई नहीं है, 0 आएगा। x इंटू वाई, यहाँ पर y का जो एलिमेंट होता है उसकी हाफ लिखनी होती है। यहाँ पर x इंटू वाई इंटू एक्स एक ही बात है, यहाँ पर भी 1/2 आएगा। यहाँ पर y इंटू वाई का स्क्वायर उसमें नहीं है, 0 होएगा। तो Q2 ऐसे Q2 का मैट्रिक्स बना लेंगे, एक्स वाई Q2 का x इंटू एक्स स्क्वायर का एलिमेंट है 1, एक्स वाई का कितना है 2, यहाँ हाफ लिखनी होती है 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आएगा, और वाई स्क्वायर यहाँ पर भी 1 आएगा। और Q3 ये कितना है? यहाँ पर इसको भी वैसे ही लिखना है, एक्स वाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स इंटू वाई उसका कोफिशिएंट का हाफ होता है 3/2, वाई इंटू एक्स यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर इसका जो है 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट रैंक 1 मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो आएगा। तो उसने बोला था कि वो इक्विवेलेंट हो गए क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर उनका रैंक है वो सेम हो, चाहे वो आर हो चाहे वो के ऊपर हो या वो सी के ऊपर है, रैंक तो सेम होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का रैंक सेम नहीं, मतलब डिटर्मिनेंट इसका जो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों का रैंक सेम नहीं है। तो वो R1 R2 इक्विवेलेंट ये वाली ऑप्शन तो गलत होगी। यहाँ से Q1 और Q2 इक्विवेलेंट ये वाली ऑप्शन गलत होगी। Q1 एंड Q3 इक्विवेलेंट अभी इसके बारे में देखते हैं। और Q2 एंड Q3 आर इक्विवेलेंट, Q2 एंड Q3 इसका रैंक तो डिटर्मिनेंट 0 है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इनका रैंक सेम नहीं होगा, तो ये भी गलत होगी। ऑल और इक्विवेलेंट ये भी गलत होगी, तो रह गई ऑप्शन नंबर 2 वो वाली सही है। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।